नमस्कार मित्रों, प्रणाम। मैं वैद्य हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान की ओर से आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं माउथ कैंसर की, यानी कि मुंह का जो कैंसर है। पहले तो सबसे बड़ी बात तो कि जो एलोपैथी का जो टर्मिनोलॉजी है, जो तकनीकी शब्द का जो है, यानी कि वो हेड एंड नेक कैंसर, मतलब गले और सिर का जो कैंसर होता है उसको भी वो लोग माउथ कैंसर में गिनते हैं। परंतु एक्चुअली मुंह का जो कैंसर है, माउथ कैंसर जो है, वो मेरी दृष्टि से और आयुर्वेद के शास्त्र की दृष्टि से, अगर जीभ पे, तालू पे, जबड़े में, जबड़े की साइड में, और जहां जीभ जहां से शुरू होती है इस एरिया में, और खासतौर से जो गाल है आपका बाहर की तरफ भी, इस पे जो कैंसर होता है, यानी कि आंखों से नीचे और ये जो आपकी ठुड्डी है इसके ऊपर और पूरे मुंह के अंदर जो ईएनटी का जो जंक्शन पॉइंट है, यहां तक जो भी कैंसर होता है, जिस ये कितने अंग हो गए, आपका जबड़ा हो गया, आपका बत्तीसी हो गई, आपकी जिह्वा हो गई, आपका तालू हो गया, आपका गाल हो गया, आपका गलफड़ा हो गया, ये जो चीजें हैं, इन अंगों में होने वाला जो कैंसर है वो मुंह का कैंसर कहलाता है, यानी कि माउथ कैंसर उसे कहते हैं। अब इसका आपको पता कैसे चलेगा, मतलब आपको कैसे, क्या संकेत मिल जाए, तो आप एडवांस में अगर चेत जाते हैं, एडवांस में अगर आप सावधान हो जाते हैं, तो आप इस मतलब ये जो बहुत कष्टदायक कैंसर होता है इससे आप बच सकते हैं। जैसे आपके जीभ पे कोई छाला बना, चांदी बोलते हैं जिसको आम बोलचाल की भाषा में, सफेद रंग का कोई छाला बना, या जैसा आपका जबड़ा है उस पर कोई सफेद रंग का छाला बना या लाल रंग का कोई छाला बना, और ये छाला अगर 2-3 सप्ताह तक ठीक नहीं हो रहा है, यानी कि 20-21 दिन तक कंटिन्यू ये छाला अगर बना हुआ है, तो आपको निश्चित रूप से समझ आना चाहिए कि मेरे को माउथ कैंसर होने वाला है। दूसरा, अगर इस पर बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आ गई है, मतलब आपको बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ठंडा भी आपको बहुत अधिक ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा गर्म भी आपको अगर बहुत अधिक गर्म लग रहा है, तो इस प्रकार की जो सेंसिटिविटी है, या थोड़ी सी मिर्ची भी आपको बहुत तेज मतलब जलन पैदा कर रही है, या थोड़ी सी कोई भी चीज, मतलब आपके मुंह में पेच बन गया है, जो गाव जो बन गया कोई छोटा मोटा, वो बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रहा, 20-21 दिन तक, मुंह में लगातार दर्द बना हुआ है, या मुंह में से आपको खून आ रहा है, कभी कभी मतलब आप जब थूकते हैं तो उसके साथ में खून आने लग गया, या आपको ऐसी कोई गांठ मतलब मुंह में महसूस हो रही है गाल पे, जो कि बहुत दिनों तक ठीक नहीं हो रही है। और एक विशेष पहचान बताता हूं मैं माउथ कैंसर की, जो भी माउथ कैंसर का छाला होगा या कोई गांठ होगी, तो वो बिल्कुल राउंड शेप में नहीं होगा कभी भी, जबकि सामान्य जितनी भी गांठें होती है, ट्यूमर जिसको बोलते हैं, गांठ बोलते हैं वो, या छाला जो बोलते हैं, अल्सर जो होता है, वो बिल्कुल राउंड शेप में होता है। परंतु कैंसर की एक विशेषता है कि कैंसर का जो भी छाला होगा या जो भी गांठ होगी वो अनरेगुलर शेप में होगी, पहली बात। उसके आसपास छोटी छोटी और कई गांठें होगी, या छाला है तो वो छाला भी जब अपना फैलाव शुरू करेगा तो छोटे छोटे और छाले भी उसके आसपास बनना महसूस हो जाएगा, और आपकी जीभ जो है वो जाड़ी हो जाएगी, जिह्वा जो है वो मोटापन मतलब जीभ में आने लग जाएगा। तो ये सब चीजें जो है वो संकेत करती है कि भाई आपको माउथ कैंसर होने वाला है। कारण आप सब जानते हैं बहुत अच्छे से, आप सब विद्वान लोग हैं ये सुनने वाले, मतलब 90% जो कारण है वो टोबैको है। आप कैंसर को खुद निमंत्रण देते हैं, और ये जितने नाम है तंबाकू के, जितने गुटके हैं, ये सब आप खाते हैं क्योंकि आप बहुत दयावान लोग हैं, क्योंकि ये जो गुटके बनाने वाले जो मालिक है उन पे आपको बहुत दया आती है, मतलब उन बेचारे गरीबों को आपने पालने का ठेका ले रखा है, वो तो आपसे भी ज्यादा बुरी स्थिति में है, मतलब उनके पास न तो कार है, न बंगला है, न गाड़ी है, न घोड़ा है, न फैक्ट्री है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ धनाढ्यता है वो आप में है, आप है करोड़पति, अरबपति, खरबपति, और मतलब भारत के आप सबसे बड़े धनाढ्य आप ही हैं, मतलब इसलिए आप गुटखा खा के और उन बेचारे गरीब लोगों का आप पालन कर रहे हैं। और उन गरीब लोगों को भी ये अक्ल नहीं आ रही है कि हम वास्तव में किसी भी दिन गरीब हो सकते हैं, गरीब होने में, और मैं तो कहता हूं कि विचारों से तो वो सबसे बड़े गरीब है। जो लोग गुटखा बना रहे हैं, गुटखा फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं, वो विचारों से सबसे कंगाल व्यक्ति है। पैसा कमा लेंगे वो थोड़ा बहुत, क्या कर लेंगे उस पैसे को, खानी तो 2 रोटी है, फिर क्यों लोगों को वो कैंसर के मुंह में
झोंक रहे हैं। वो ये तर्क भी दे सकते हैं कि साहब हम तो बना रहे हैं, लोग तो खा रहे हैं, हम लोग खाना बंद कर दो तो हम बनाना बंद कर देंगे। नहीं साहब, ये फालतू की बात है। ये बात है क्या, मतलब सूरज उगना बंद हो जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा? सूरज कह देगा तुम तो अंधेरा कर दो, मैं तो उगना बंद हो जाऊंगा? अंधेरा हो नहीं सकता। भला आप जितने खतरनाक है उससे लोग डबल खतरनाक है। मतलब आप नहीं बनाओगे तो हो सकता है शायद आपके घर के बाहर आके धरना दे दे, मतलब कि साहब मुझे तो गुटखा चाहिए। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये माउथ कैंसर का सबसे बड़ा कारण। बाकी जेनेटिकली होता है, आपका वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होना भी आपके लिए माउथ कैंसर का कारण होता है। आपकी कोई दांत अगर लगातार कहीं कोई टच कर रहा है जीभ पे या किसी जगह, तो इस तरीके की परिस्थिति में बिल्कुल आपके वहाँ कैंसर डेवलप हो सकता है। तो ऐसे दांत जो टच हो रहा है या टूटा हुआ दांत है जहां बार बार आपकी जीभ जा रही है, तो ऐसे दांत को आपको निकलवाना चाहिए। ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आता है इलाज का मसला। तो माउथ कैंसर और रेक्टम कैंसर में पहले हमारे पास 17 से 18% रिजल्ट थे। आज की तारीख में हमारे पास 30% के आसपास रिजल्ट है। माउथ कैंसर बहुत आसानी से अब ठीक होने लगा है, क्योंकि मुख खुल्ला एक औषधि हमने मतलब नई आविष्कार की है। उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, उससे दर्द भी कम हो रहा है पेशेंट्स का, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो बिल्कुल अगर किसी भी व्यक्ति को माउथ कैंसर की प्रॉब्लम है तो वो निसंकोच मतलब शनिवार अथवा रविवार दोनों में से किसी भी एक दिन आश्रम आ सकता है। रोगी आ सकता है, रोगी के परिजन आ सकते हैं, अपनी जांचों के कागज साथ में लेके आ जाए। सुबह 7 बजे तक आश्रम पहुंच जाए। 8 बजे कैंसर की क्लास होती है। 11:30 बजे तक हम आपको औषधि देके सेम डे मतलब निवृत्त कर देते हैं। अब आपको क्या करना, कैंसर को मारना। कैसे मारेगा कैंसर को? आप अब तक जो भी खा पी रहे थे, यानी कि आप जो दूध पी रहे थे वो भैंस का था या होलिस्टिन का था, आप जो सब्जियां खा रहे थे वो टोटल पेस्टिसाइड की थी, उनको आपने, आप जो गेहूं खा रहे थे वो 2 रुपए किलो का गेहूं जो सरकारें बांट रही है उसमें सेल्फोस है, ईडीबी इंफ्लुएंस है, जो पूरा का पूरा जहर है, क्योंकि जो दाना है वो तो जीवित है, सजीव है, 10% उसमें मॉइस्चर भी है, तो वो तो उसको जहर को अपने श्वास ले रहा है। अब एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि यूं अगर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बहुत मात्रा में हो, आप श्वास लोगे, मास्क भी लगा लोगे, तो अभी वो गैस तो अंदर जाएगी ना। आपने दाने दाने में केसर खाया, आप बहुत समझदार लोग हैं, मतलब आपसे ज्यादा समझदार इस दुनिया में कोई आदमी पैदा हुआ ही नहीं। 1 रुपए में मतलब आप 2-2.5 ग्राम केसर खरीद देते हैं, क्योंकि दाने दाने में केसर है। तो ये क्या है? तो जो आपने गलती की, आपने तंबाकू खाई, बीड़ी पी, सिगरेट पी, गुटखा खाया, सुपारी खाई, पान मसाला खाया, मावा खाया, तो आपने मुंह में उसका असर आया। मैं आज आपको कैंसर का डीएनए समझाने वाला हूं। मैं कल रात को ये स्टडी कर रहा था, तो वहां का जो पूरा क्षेत्र है, मतलब मुंह के अंदर अंदर का, मुंह में क्या है, जीभ है, जबड़ा है, दांत है, ये इलाका है। इस इलाके में कंटिन्यू केमिकल के कांटेक्ट से वहां की जो सेल्स है उसमें एक शब्द होता है इरिटेशन। इरिटेशन एक वर्ड है अंग्रेजी का, इरिटेट होना। मतलब मैं आपको इरिटेट कर सकता हूं, आप मुझे इरिटेट कर सकते हैं, मैं आपको गाली देते हैं, आप इरिटेट हो जाएंगे। और अगर आप मन वचन कर्म से ठीक है, आप सन्यासी हैं, आप योगी हैं, या योगी कोई ऊपर से नहीं आता, योगी धरती में पैदा होता है। योग करने वाला योगी हो जाता है, ध्यान करने वाला ध्यानी हो जाता है, ज्ञान लेने वाला ज्ञानी हो जाता है। ये कोई ऊपर से मिलने वाली डिग्रियां नहीं है। तो आपका इरिटेशन जो है वो बायोलॉजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, और वो एनवायरमेंटल भी हो सकता है। तो तीनों तरीकों से, वातावरण से, मतलब बायोलॉजिकली, और जो आपको जिस तरीके से कैंसर मतलब आप पैदा करना चाहें, यानी कि आप अगर चाहें तो कैंसर पैदा हो सकता है, और आप चाहें तो कैंसर, तो क्या कैंसर का बाप भी अपना पूरा दम लगा ले तो कैंसर नहीं हो सकता, आप चाहें तो। अब आप कहेंगे जब दिमाग खराब है, सुबह सुबह रहती है आपका, मतलब हम चाहेंगे क्या कैंसर पैदा हो? नहीं चाहेंगे। एक सामान्य सा प्रश्न हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, जैसा मैंने जिंदगी में तंबाकू नहीं खाई, दारू नहीं पिया, गुटखा नहीं खाया, फिर भी मुझे कैंसर हो गया। ये प्रश्न हो सकता है नहीं हो सकता? होता है, और होना भी चाहिए, बिल्कुल। अब इसका उत्तर ये है, आप जो सब्जी लेके आए वो कहां से लाया आप? बाजार से। बाजार वाला कहां से लाया? खेत से। खेत वाले ने कितना
एंडोसल्फान उसमें स्प्रे किया, कितना डाइमिथ्योर स्प्रे किया, कितना उसने वो दीमक मारने के लिए उसने बीएससी इस्तेमाल किया जो कि बैन हो रखा, कितना डीडीटी यूज किया जो कि बैन हो रखा है, कितना सल्फरमाइसिन यूज किया जो कि बैन हो रखा है, कितना मतलब जो सिंथेटिक जहर है, जहर भी दो तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक जहर होता है, एक सिंथेटिक होता है, फैक्ट्री में बना हुआ सिंथेटिक, मतलब जहर में भी जहर का बाप। तो वो जो आया वो किसने नहीं खाया आप में से? भाई आप में से कितने लोग हैं जो अपने खेत पे सब्जी पैदा करते हैं? आज हम इतने बड़ा काश्तकार है, 400 बीघे की जागीरदार है, हमारी भी 10% सब्जी बाजार से आती हो। किसी भी सेल को, किसी भी कोशिका को अगर उसका डीएनए चेंज करना है, डीएनए शब्द को समझने के लिए सामान्य शब्द दे रहा हूं, खानदान। आपकी कोशिकाओं को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, मैक्सिमम, अधिकतम ऑक्सीजन चाहिए। बाकी चीज मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो काम चल जाएगा, परंतु बिना ऑक्सीजन के काम नहीं चल सकता। और आपने उसको ऑक्सीजन देना बंद कर दिया। कैसे बंद करते हो आप कहोगे साहब ये फिर आपकी बात गलत है, हम क्यों ऑक्सीजन बंद करेंगे? अरे ऑक्सीजन मिल कितना रहा है? जितनी हरी सब्जियां हैं उनका अगर आप सूप बना के पीते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। जितना आप बकरी का दूध पीते हैं मैक्सिमम ऑक्सीजन मिलता है। जितना आप रेस्पिरेटरी सिस्टम से मतलब जितना गहरा प्राणायाम करते हैं उतना आपको ऑक्सीजन मिलता है। जितना आप ग्रीनरी में वॉक करते हैं उतना ऑक्सीजन मिलता है। तो ऑक्सीजन कहीं से खरीदना पड़ रहा है क्या? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यानी कि ऑक्सीजन की कमी आपकी कोशिका का डीएनए चेंज कर देती, पहला कारण। दूसरा, ऐसा केमिकल जो आपको नहीं चाहिए वो आपने दिया, खाया, यूज किया, आपकी कोशिका का डीएनए चेंज। और एक तीसरा जो अंतिम कारण है वो केवल 7.5% लोगों में है, जो कि जेनेटिक कैंसर जिसको कहते हैं, वंशानुगत तरीके से आने वाला, यानी कि खानदान से आने वाला, नाना नानी, दादा दादी और माता पिता, ये 6 जो मतलब है कारण, वो आपका डीएनए में ट्रांसफर होते हुए आता, यानी कि खानदान के तरीके से ट्रांसफर होकर आता। उससे भी आप बच सकते हैं। उससे बचने का बहुत सिंपल सा तरीका, कोई उसमें कोई वेद नहीं पढ़ने आपको, तो उनको कुछ भी नहीं करना है। आपको 4 महीने तक केवल 4 चम्मच सुबह और 4 चम्मच शाम को रक्त शोधन की एक हमारी यहाँ की औषधि है, वो लेनी है। आपको किसी हालत में मतलब जेनेटिक कैंसर नहीं हो सकता। योग प्राणायाम का दवाई के साथ क्या योग और प्राणायाम का दवाई के साथ में बिल्कुल डबल बेनिफिट है। मतलब जैसे उदाहरण के लिए, क्योंकि कैंसर को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पूरी चिकित्सा में मैंने जितने बातें बताई उन सब चीजों में घूम के ऑक्सीजन जरूर आई। उस पर नोबेल प्राइज मिला है, उस पर नोबेल प्राइज मिला है, मतलब दो नोबेल प्राइज तो इसी पे मिल गए, ठीक है। और एक आप लोगों की जिज्ञासा के लिए मैं और बता दूंगा, भाई वो क्या काम किया यार उन साइंटिस्टों ने, वो तीनों बताओ। आपके सेल किस तरीके से कैंसर में कन्वर्ट होती है, डीएनए चेंज करती है, प्लस आपका जैसे लंग कैंसर है तो वो आपके लीवर तक या आपके स्पाइन तक कैसे जाता है, जो देख लिया उन्होंने। ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है। मतलब बड़ा जबरदस्त चमत्कार उन्होंने किया। तो योग, प्राणायाम और ध्यान, तीनों ही हिस्से कैंसर की चिकित्सा के लिए बहुत योगदान है। नंबर 1 योग। योग में व्यक्ति सक्रिय रहता है, श्वास संबंधी जितनी क्रियाएं हैं वो प्राणायाम के माध्यम से करता है। और ध्यान का इससे भी ज्यादा महत्व है कि वो जब ध्यानस्थ होता है, जब ध्यान की मुद्रा में होता है, तो उस समय वो प्रतिज्ञा कर रहा होता है कि मुझे कैंसर को हराना है, मैं कैंसर को हराऊंगा। ध्यान में कभी भी व्यक्ति में कमजोरी नहीं आती, ये मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। तो ध्यान, योग और प्राणायाम, तो आप जितना आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको आप सभी लोग कैंसर पेशेंट एक प्रयोग करना शुरू करना कल से ही। आपको 3 सेकंड तक श्वास लेनी है, 3 सेकंड तक फेफड़ों में रोकनी है, 3 सेकंड तक बाहर निकालनी है और 3 सेकंड तक बाहर रोकनी है, कुंभक बोलते हैं इसको। इसके वजह से क्या होगा, आपको मैक्सिमम ऑक्सीजन जो ले, ऑक्सीजन है क्या, बेसिकली आपने जो हवा ली
नाइट्रोजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और जितनी भी गैसें हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनिया है, जितनी भी गैसें हैं वो आपके साथ में मिलके गई। परंतु फेफड़ों में ये कमाल है कि उसकी जो कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को ले लेती है और किसको दे देती है? ब्लड को, खून को। खून कहां लेके जाता? हर कोशिका तक। हर कोशिका तक खून क्या लेके गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाते ही कोशिका गई, चलो भैया यहां पे तंबू पैक करो, यहां तो ऑक्सीजन आ गई। प्रत्येक रोगी आज से हमेशा सुबह उठते पहले फ्रेश हुआ, ये श्वास वाला प्रयोग करेगा, ध्यान वाला प्रयोग करेगा, प्राणायाम वाला करेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, प्राणायाम होना चाहिए, योग होना चाहिए, बहुत फायदा करता है। और एक सबसे अच्छी बात, जब एक प्रयोग आप कर सकते हैं, कितनी देर तक श्वास रोक सकते हैं? पूरी श्वास अंदर खींचो, रोक लो, और जब यूं लगेगा अब अगर श्वास नहीं छोड़ी तो प्राण निकल जाएंगे, उस समय प्रतिज्ञा करो कि मैं कैंसर को हराऊंगा, मेरा कैंसर हारेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। और ऐसे प्रयोग उल्टा करो, पूरी श्वास बाहर निकाल दो फुल, और अब तो श्वास लिए बगैर काम नहीं चलेगा, उस समय भी प्रतिज्ञा करो कि मैं कैंसर को हराऊंगा, मुझे ठीक होना। निश्चित इस प्रतिज्ञा का ये विश्व प्रतिज्ञा से भी ज्यादा खतरनाक प्रतिज्ञा है, क्योंकि इसका सीधा संबंध ऑक्सीजन के साथ में है, आपके प्राण के साथ में है, आपके चेतन मन के साथ में। नमस्कार मित्रों, मैं आज आपको नवग्रह आश्रम के औषधीय वन का एक बहुत बेहतरीन बतख बेल, यानी कि बतख बेल, जिसे बतख जो होती है उस तरीके का, और इसको बहुत सारे लोग बेबी बेल भी बोलते हैं। और आप देख पा रहे हैं जैसा कि फोटो में, अगर कोई अनजान आदमी बहुत दूर से देखे तो एकदम डर सकता है। कभी ये बतख जैसा लगता है, कभी ये छोटे बच्चे जैसा लगता है, कभी छोटे बच्चे के कैप लगा सकते हैं, और जब इसका पुष्प प्रारंभिक अवस्था में होता है तो बिल्कुल बतख जैसा लगता है, इसीलिए इसका जो नाम है वो बतख बेल है। बेसिकली ये एरिस्टोलोचिया, इसका बॉटनिकल जो नेम है एरिस्टोलोचिया ग्रैंडिफ्लोरा। तो आप समझ सकते हैं कि इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, डक बेल इसे हिंदी में कहा जाता है। इसका एक तो इसके पत्ते, एक इसका फूल और एक इसकी जड़ मतलब औषधीय उपयोग में काम आते हैं। तो हालांकि शुरू से ही जड़ का उपयोग करने में तो मैं हमेशा विरोधी रहा हूं, क्योंकि पेड़ों की जड़ें नहीं खोदनी चाहिए जब तक कि वो फसल के रूप में नहीं बोई जाए। तो चूंकि नवग्रह आश्रम पर ये जो बतख बेल के कम से कम 2-3 लताएं जो हमने लगा रखी है, उसमें इस वर्ष इसमें फ्लावरिंग हुई है, और पूरा स्टाफ और सब जितने भी बागवानी का काम करने और इंटरेस्ट रखने वाले लोगों में भी एक बहुत ही आनंद का एक संचार हुआ है। अब आते हैं इसके औषधीय उपयोग पे। इससे एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, इसके पत्तों का जूस पीने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है। एक कामोत्तेजना के लिए ये जो पुष्प है, इस पुष्प को जूस में मिलाया जाता है, इससे बहुत तेजी से कामोत्तेजना, यानी कि सीधा ये कहूँ कि ये एक ऐसा रसायन है कि जिससे आपकी यौन शक्ति में अभिवृद्धि होती है। दर्द में इसके पत्ते का जूस जब देते हैं तो दर्द में काफी काम देता है। गठिया के जो रोगी होते हैं उनके लिए भी इसके जो पत्ते हैं उनका रोगी को पिलाया जाता है। और जिन महिलाओं में मासिक धर्म में बड़ी परेशानी आती है, वो कई दिनों तक, जैसे बीच में आपका वो रुक गया, तो ये जो फूल है, इस फूल का काढ़ा बना के, जिसमें आप थोड़ा स्वाद के लिए थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी चाय की पत्ती भी डाल सकते हैं, और नहीं तो इसका खुद का केवल इस पुष्प का अगर काढ़ा बना के आप लेते हैं तो कितने ही पुराने समय से, जब तक कि महिला को मोनोपॉज नहीं हुआ हो, बिल्कुल माहवारी वापस शुरू करने के लिए ये। परंतु अगर अधिक मात्रा में, खास तौर से जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके लिए इसकी मनाही है, क्योंकि ये बहुत उष्ण प्रवृत्ति का मतलब पौधा है, और इससे उनकी अबॉर्शन भी हो सकता है, यानी कि मिसकरेज हो सकता है। अतः जो 1 महीने से अधिक की जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वो डकबेल पुष्प का उपयोग ना करें या इसके पत्तों का उपयोग ना करें। बाकी सभी जो रोगी, मैंने जो रोग बताए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, कामोत्तेजना के लिए, दर्द के लिए, गठिया बाई के लिए, और मासिक धर्म पुनः शुरू करने के लिए इसका आप औषधि उपयोग कर सकते हैं। ये
बड़ा मुश्किल से चलने वाला पौधा है, रियर एंड रेयर प्लांट्स में ये है। और इसकी सुन के आपको आश्चर्य होगा कि इस बेल का जो छोटा सा पौधा होता है उसकी कीमत ही 2500 होती है। तो ये 2 पौधे मैंने यहाँ लाके लगाए। और एक आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि शुरुआत में इस बेल को हमारे मजदूर द्वारा काट दिया गया था अनजान स्थिति में, परंतु अब चूंकि इनको यहाँ पल्लवित होना था, इन पुष्पों को एक बार ये पुष्प यहाँ दिखने थे तो दिखा। मित्रों, आप जब भी श्री नवग्रह आश्रम पर आए तो इस प्रकार के बड़े अजीब और बड़े बेहतरीन औषधीय पौधों को देखें, इन चीजों को समझें। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं होशंगाबाद की से। होशंगाबाद, खास वहाँ तो होशंगाबाद के पास बावई पड़ता है। हाँ हाँ, वहाँ से एक गांव है काजल, 10 किलोमीटर गांव है, तहसील लगती है बावई। अच्छा, बाड़ी। नहीं बावई, बावई जिला होशंगाबाद, तहसील बावई। तो आपके पति की उम्र कितनी है? मेरे पति की 55 लगभग थे। तो क्या बीमारी होगी उनका? उनको ये लीवर कैंसर बताया डॉक्टर ने, चोट आखिरी स्टेज। नहीं, तो अभी आप जैसे रोने क्यों लग गई उनको? ये खुशी के कारण। मैं अगर आपके पास नहीं आती मैं कहीं की नहीं रहती। मेरे बच्चों की मतलब शादी भी नहीं हुई, मतलब मेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाता। खेती नहीं है आपके? खेती है? अच्छा, केवल गल्ले का काम करते हैं, हाँ। मतलब व्यापार का काम। तो 1 महीने में कितना क्या क्या फायदा हुआ, मतलब आपको क्या क्या अंतर क्या लगा? 1 महीने में सर बहुत कुछ हुआ। क्या क्या? मतलब शनिवार को आई थी, रविवार को मैंने दवाई लेकर गई, 10 बजे रात को पहुंची। सुबह से मैंने आपकी दवाई देना शुरू करी, तुरंत खटकाया, तुरंत दिया था। फिर मतलब मैं वही शाम सुबह बनाती हूँ, शाम को देती हूँ। तो उनने मतलब शहद वाली आधी खाई, आधी फेंक दी। गुस्सा लेकर आ गई। मैंने कहा डॉक्टर के जाऊँ। क्या घास फूस लेके आए? हाँ हाँ। हाँ। तो फिर मैंने डॉक्टर को ले गई ताकि इनका मन में लगे कि चल डॉक्टर के जाना, डॉक्टर के ले चलो। फिर वहाँ पे उन्होंने डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने का मना कर दिया सर। फिर मैंने अपनी नंदे को बुलाया फोन लगा कर, उनको भी कहा, इनको भी कहा मैं ये दवाई के अलावा कोई चांस नहीं है। फिर उन्होंने ये दवा खाई आपकी सर, तो उसी दिन से ही सोना शुरू हो गए। अच्छा, नींद आने लग गई? हाँ। और वो भी यार यहाँ क्या आप कुछ बता रहे थे ना, क्या जो हाथों हाथों में ये फफोले आ गए थे। फपोले आ रहे थे, अच्छे बड़े बड़े फपोले। हाँ हाँ, इंदौर से आए ना कि 5वें दिन, 5वें दिन से हल्के हल्के होते होते बड़े बड़े हो गए। मुंह में छाले हो गए थे बड़े बड़े। मुंह में छाले, लाल मुंह हो गए बिल्कुल। ये दवाई देने से पहले? हाँ, ये दवा देने के पहले। तो उनको मतलब फिर ये दवा देने से के बाद में 2-3 दिन में, 1-2 दिन में मतलब सूजनों में अंतर आ गया, चमड़ियाँ निकल के बाहर होने लगी अपने आप। सूजन 3-4 दिन में बाहर हो। बहुत अच्छा। तो तेरे खुशी हो गई, मतलब अब तेरे मन में विश्वास तो हो गया नहीं हुआ? हाँ, नहीं मेरे मन में पर पूरा। अभी दवाई बंद नहीं करनी है ना, मैं दवाई हाँ। अब तक मना नहीं करूँ, मैं दवाई 1 दिन भी बंद हाँ, नहीं करूँ। दवाई बंद नहीं करनी। और 2-3 महीने की दवाई ले जाया करो। हाँ, हर महीने आना जरूरी नहीं है, 3 महीने की दवाई ले जाया करो। हाँ,